So we are starting a new chapter and that is बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में आपका क्या टारगेट है, क्या समझना है। जैसे आपने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, तो अब ये जानना है कि आखिर उस सेल के अंदर भी किस प्रकार के कंपाउंड्स प्रेजेंट है। यही टारगेट है इस चैप्टर की स्टडी का कि कैसे कंपाउंड्स सेल्स को बना रहे हैं, उस लाइफ को मेंटेन करने में किस प्रकार के कंपाउंड्स का रोल है। उसका काफ़ी डिटेल स्टडी आपको इस चैप्टर में मिलेगी, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या क्या बेसिक्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब लेकर चलेंगे। एनसीईआरटी के बिल्कुल बेसिक्स से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है कि आखिर हमें करना क्या है, हम जानना क्या चाह रहे हैं। हमारा टारगेट है कि ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कुछ प्रकार के केमिकल्स के बने हुए हैं। एक बात तो पक्की है, बेसिक केमिस्ट्री बताती है ये कि ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स के बने हुए हैं। हमें अभी नहीं पता कैसे केमिकल्स के बने हुए हैं, हम जानना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं। अब उस केमिकल्स में क्या क्या है, उस केमिकल्स में एलिमेंट्स हैं, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट, एक एक करके अलग अलग एलिमेंट, या मल्टीपल एलिमेंट्स जुड़ के क्या बन सकते हैं, उनके कंपाउंड्स। मतलब इंडिपेंडेंट रोल कैल्शियम का, तो वो एक एलिमेंट है, लेकिन अगर वो किसी और के साथ मिलकर रोल प्ले कर रहा है तो क्या बनाएगा, कंपाउंड। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग बना रहे हैं बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये क्या है, कंपाउंड्स हैं, जिनका डिटेल इस चैप्टर में आएगा। मतलब अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के ही बने हुए हैं, ये बात तो पक्की है। कैसे केमिकल्स के बने हुए हैं ये भी हम जानना चाहते हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया, इन सब का अगर हम कोई सैंपल ले लें और उसका हम केमिकल स्टडी करें कि किस प्रकार के केमिकल्स उसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट। वी गेट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इससे क्या होगा, हमें कौन कौन से एलिमेंट्स उन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है ये पता चल जाएगा, और इनकी परसेंटेज क्या है। ये दो चीजें मेन होंगी जो हमें पता चलेंगी। जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल मुख्य एलिमेंट कुछ लिख के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मुख्य एलिमेंट हैं। ये पूरे नहीं हैं, और भी हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये मुख्य एलिमेंट है जो इस लिविंग टिश्यू को बना रहे हैं। तो इससे एक ज्ञान तो आपको ये आना चाहिए। इसका मतलब मैंने ब्रैकेट पूरे पर लगाया है, मतलब आपने सैंपल प्लांट से लिया हो, एनिमल से लिया हो, या माइक्रोब से, तो क्या इनके अंदर ये एलिमेंट कॉमन ही पाए जाएंगे? यस, कॉमन एलिमेंट पाए जाएंगे। कोई बहुत माइनर वेरिएशन होने के चांस होते हैं अमाउंट में, वो भी अमाउंट में। अदरवाइज जो एलिमेंट्स का टाइप है वो ज़्यादातर केसेस में ऑलमोस्ट सेम है। बहुत कोई एक्सेप्शनल केस देखेंगे तो एलिमेंट बदलेगा, अदरवाइज परसेंटेज बदल सकती है, बट एलिमेंट्स रिमेन ऑलमोस्ट सेम। तो ये रिजल्ट आ गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सैंपल का। उनका सैंपल लिया, उसमें हमें कुछ एलिमेंट मिल गए। अब एनसीईआरटी ने इसको कंपेयर किया अर्थ क्रस्ट से। अर्थ का ऊपरी सरफेस, आपकी बेसिक नॉलेज आपकी एसएसटी की बताती है कि उसको क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। जो ऊपर का सबसे अर्थ का सरफेस है, दैट इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स की स्टडी की एनसीईआरटी कहता है। अगर अर्थ क्रस्ट का कोई पत्थर लिया जाए, उसकी एलिमेंटल स्टडी की जाए, उसकी केमिकल स्टडी की जाए, तो जो रिमार्केबल रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, सिमिलर टाइप, क्रिटिकल पॉइंट, सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फाउंड। किसके जैसे, एज इन ऑर्गेनिजम्स बट परसेंटेज वेरिएबल। इसका मतलब अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं वो वैसे ही हैं, बिल्कुल जैसे कि हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, माइक्रोब्स की बॉडी में है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये एलिमेंट मिले ही कहाँ से हैं, अर्थ क्रस्ट से। वो जो पुराने ज़माने में जब लोगों को साइंस की भी इतनी नॉलेज नहीं थी, अब ये कह देते थे
इंडियन कल्चर में तो खासकर ये बातें बहुत ही कॉमन है कि शरीर क्या मिट्टी का बना हुआ है। सो व्हेन वी से मिट्टी का बना हुआ है, इट मीन्स हमारे एंसेस्टर्स के पास ये नॉलेज थी कि जैसे एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर है वैसे ही एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है। दोज वर इंटेलिजेंट पीपल। इसका मतलब काफी नॉलेज थी उनके पास, जो आज एनसीईआरटी लिख रहा है कि जैसे एलिमेंट बॉडी में है वैसे ही एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है। हाँ, परसेंटेज वेरिएबल ये बदल जाएगी। उसमें मुख्य एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो अर्थ क्रस्ट की तुलना में काफी ज्यादा है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो अमाउंट है उसमें वेरिएशन है, ये वेरिएशन दिखेगा एज इट इज। याद करना एग्जांपल। तो क्या ऑर्गेनिज्म की बॉडी और अर्थ क्रस्ट में सिमिलर टाइप के एलिमेंट पाए गए? यस। परसेंटेज में बदलाव हो सकता है, बिल्कुल। मुख्य एग्जांपल, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, जबकि अर्थ क्रस्ट में जो ये अमाउंट है वो कम है। अब ये एनालिसिस कैसे चलेगा? अगला पैराग्राफ यहां पर एनसीईआरटी ने लिया कि आखिर ये एनालिसिस कैसे चला। ये एनालिसिस को कैरी आउट करने के लिए ये बहुत बढ़िया मेथड एनसीईआरटी ने दिया है। बिल्कुल जरा सा भी चूक नहीं होनी चाहिए, ऐसे कैसे दिमाग में रखना है। बस जैसे मैं कई बार कहता हूं, अंतर क्या है, एनसीईआरटी ने थ्योरी लिखी है, मैंने उसका डायग्राम यहाँ बनाया आपके सामने, ऐसे ही बढ़िया याद रहेगा। एनसीईआरटी कहता है कि किसी ऑर्गेनिज्म से पीस ऑफ लीवर का टुकड़ा ले लो। लीवर का टुकड़ा ले लो मतलब कोई एनालिसिस करने के लिए मरे हुए एनिमल के लीवर का टुकड़ा ले लो। ऐसे नहीं कि पड़ोसी को लाओ थोड़ा लीवर दो, एनालिसिस करना है। ऐसे थोड़े है कि जिंदे वाले आदमी का लीवर काट कर निकाल लेंगे, केमिकल एनालिसिस चलाना है। तो पीस ऑफ लीवर, किसी मरे हुए एनिमल से एनालिसिस करने के लिए लीवर का पीस लिया, फिर उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड किया मतलब पीसना, उसको पीस दिया। एनसीईआरटी तो ऐसे भी लिखता है कि मोर्टार और पेस्टल, मतलब जैसे गांव में कहते हैं ना सिलबट्टा लेके उसको रगड़ के पीसना, ऐसा मेथड है। तो मोर्टार एंड पेस्टल, सिलबट्टा लेकर उसको पीस दिया। लेकिन किसमें मिक्स करके पीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CL3CCOOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। यह बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किसमें मिक्सचर बनाएंगे लिविंग टिश्यू का पीसकर? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। यह स्टैंडर्ड तरीका है एनालिसिस का। इससे क्या होगा, एक स्लरी, एनसीईआरटी का वर्ड है स्लरी, मतलब एक पतला पेस्ट बन जाएगा। किसको बोल रहे हैं स्लरी? एक पतले पेस्ट को, एक पतला पेस्ट बन जाएगा। उसको क्या करेंगे फिर? उसको एक कॉटन क्लॉथ में रख दिया, उस स्लरी या पेस्ट को इस कॉटन के कपड़े में रख दिया। इतने को फिर से देख लेना, लिवर टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया, पीसा, किसके साथ मिक्स करके, जैसे चटनी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा मेथड है। किसके साथ मिक्स करके, लेकिन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, लीवर की चटनी बना दी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, और उससे जो पेस्ट बन गया अब उसको छान रहे हम, चटनी को छान रहे हम, लीवर के पेस्ट की चटनी को। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मेथड ऐसा ही है, साइंस है, इसमें स्टडी करनी है, टिश्यू सब जैसे लेने पड़ते हैं। तो स्लरी या पेस्ट बन गया, अब इसको छानेंगे, फिल्टर करेंगे कॉटन क्लॉथ में। जो कंपाउंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सोल्यूबल है वो धीरे धीरे फिल्टर होकर नीचे इस बीकर में इकट्ठे हो जाएंगे। जो भी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुलने योग्य कंपाउंड होंगे, उसमें घुल सकते होंगे, तो वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ छन छन कर नीचे आ जाएंगे। जो कंपाउंड छन कर नीचे आ जाएंगे जितने, वो सब, ये पूरा हिस्सा कहलाता है फिल्ट्रेट। जो फिल्टर होकर नीचे आ गए वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट। सब एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, फिल्ट्रेट। ये क्या है? एसिड सोल्यूबल पूल है। ये वो पूल है जिसमें ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस एसिड में सोल्यूबल है। ये वास्तव में वाटर सोल्यूबल भी है। जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुलेगा वो वाटर सोल्यूबल भी होगा। अब यहां पर ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के एसिड सोल्यूबल पूल के कंपाउंड आ गए। एनसीईआरटी कहता है कि इस पूल में
हजारों प्रकार के कंपाउंड पाए जाएंगे। एक एक करके साइंटिस्ट ने उनका एनालिसिस किया है। फिर कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जो इस एसिड में घुलेंगे नहीं और इस एसिड के नीचे रिसाव के साथ, फिल्टर होने के साथ नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर कपड़े में रह जाएंगे। ये कहलाएंगे रिटेंटेट। रिटेंटेट क्यों आया वर्ड? ये वर्ड आया रिटेन से। रिटेन करना मतलब बच जाना। जो ऊपर ही बच गए उनको क्या बोला कि वो रिटेन हो गए, ऊपर वहीं रह गए, और उसका नाम क्या रखा? रिटेंटेट। ये वाला पूल क्या कहलाता है? एसिड इंसॉल्युबल पूल कहलाता है। ये वो भाग है जो एसिड में घुला नहीं है। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, अपने आप डायग्राम की स्टेप चलाकर देखेंगे, फिर एक बार और बोलूंगा, तब अगले पॉइंट पर जाऊंगा, इनके कंपोजिशन भी बताऊंगा। डायग्राम पे ध्यान देना है, इसी से याद होगा। टिश्यू लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड किया या पीसा, फिर जो पेस्ट या स्लरी बन गई उसको कॉटन क्लॉथ में से छान लिया। छानने के बाद जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ नीचे चला गया वो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन के कंपाउंड्स हैं, वो कहलाता है फिल्ट्रेट। जो नीचे नहीं गया, इसका मतलब वो एसिड में घुलकर उसके साथ नहीं गया, वो कहलाता है रिटेंटेट, एसिड इंसॉल्युबल। अब इनमें कैसे कंपाउंड है दोनों में, इसकी डिटेल स्टडी यहां पर आपको दिखेगी। ये जो रिटेंटेट है, जो ऊपर बच गया भाग है, उसकी चर्चा यहां पर पहले ली। रिटेंटेट या एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में एनसीईआरटी कहता है कि केवल 4 प्रकार के, बिल्कुल सॉलिड रट्टा चाहिए जिसका, केवल 4 प्रकार के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। और वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं और लिपिड्स हैं। इन तीनों में ऐसी क्या खास बात है कि ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुले नहीं? इन तीनों का पहले जानना है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन भी साइज में बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये घुलेंगे नहीं आसानी से। न्यूक्लिक एसिड कौन? डीएनए, आरएनए, ये भी पॉलीमर्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, घुलेंगे नहीं आसानी से। और पॉलीसैकेराइड्स भी पॉलीमर्स हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। लार्ज कंपाउंड्स हैं। लार्ज कंपाउंड्स को क्या लिखा है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ये इतने बड़े कंपाउंड्स हैं साइज में कि ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुलेंगे नहीं, और मैंने कहा पानी में भी नहीं घुलेंगे। जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड स्टैंडर्ड है यहां पर, वो पानी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ये किस लिए नहीं घुले तीनों? क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, इनका साइज इतना बड़ा है कि ये घुलेंगे ही नहीं। डू नॉट डिसॉल्व इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। किस कारण से नहीं घुले? अपने साइज की वजह से। क्यों इस बात पर इतना दबाव दे रहा हूं? चौथे प्रकार के कंपाउंड है लिपिड्स। लिपिड्स नॉन पोलर माइक्रोमोलिक्यूल। पहले ही देखो इतना बोल्डली माइक्रोमोलिक्यूल को अंडरलाइन किया है। इसका मतलब 3 प्रकार के कंपाउंड तो मैक्रो है जो एसिड में घुले नहीं, और एक कंपाउंड लिपिड्स की कैटेगरी जो है वो माइक्रो है। लिपिड्स क्यों नहीं घुले? लिपिड्स नॉन पोलर है। नॉन पोलर कहने का क्या मतलब है? दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। लिपिड्स क्या है? ये जैसे ऑयल वगैरह। कभी घी तेल को पानी में घोल सकते हो क्या? घी तेल ये वाटर इनसोल्युबल कंपाउंड्स हैं, यही कहलाते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स। हाँ, उसके पीछे केमिस्ट्री की भी बड़ी बैकग्राउंड है, क्यों नहीं घुले वो बात अलग है। लेकिन अभी पहले ये याद करना है, क्योंकि हमारा चैप्टर अभी बायो के अंदर है, अभी हम उसकी पूरी केमिकल एनालिसिस में नहीं जा सकते एक एक कंपाउंड की। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो पानी में नहीं घुले, उनका केमिकल नेचर जो है प्रैक्टिकल से देखेंगे कि घी तेल जो है वो पानी में घुलता नहीं है। तो लिपिड्स उसी कैटेगरी के कंपाउंड है, ये कहलाते हैं नॉन पोलर कंपाउंड, और ये पानी में घुलेंगे नहीं, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में भी घुलेंगे नहीं। इनका साइज बड़ा नहीं है कंपाउंड्स का। दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। वो कंपाउंड बताओ जो एसिड में घुले नहीं, 4 प्रकार के। या फिर अगले लेवल का क्वेश्चन, वो माइक्रोमोलिक्यूल बताओ जो साइज में माइक्रो होने पर भी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुला नहीं, लिपिड्स।
और बाकी 3 क्यों नहीं घुले थे? क्योंकि उनका साइज बड़ा है, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्यों नहीं घुला? इसका केमिकल नेचर नॉन पोलर है। केमिकल नेचर कैसा है? नॉन पोलर है। तो ये तीनों इसलिए नहीं घुले कि साइज बड़ा है, और वो इसलिए नहीं घुला कि उसका केमिकल नेचर ही नहीं है घुलने का। इस कारण से ये 4 प्रकार के कंपाउंड आप किस में देख रहे हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ये हमें वहां से मिलेंगे और हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला हिस्सा आ गया ये फिल्ट्रेट का। डायग्राम चाहे एक बार फिर देख लो। 2 भाग थे ना, रिटेंटेट, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, इसमें 4 प्रकार के कंपाउंड बता दिए। अब ये नीचे जो बीकर में जाकर इकट्ठा हुआ, ये क्या है? फिल्ट्रेट। अब इसका डिस्कशन आ रहा है। ये आ गया फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल। ये वो पूल है जो नीचे इकट्ठा हुआ है। किसके साथ नीचे आया है? ये छनकर एसिड के साथ आया है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ऐसे सभी कंपाउंड जो सेल में पाए जाते हैं, पानी में घुलते हैं, क्योंकि सेल का भी मीडियम क्या है? पानी है ना। बायोलॉजिकल सिस्टम का मीडियम क्या है? पानी है। तो पानी के अंदर जो घुल सकते हैं या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर घुल सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। वो सब इसमें पाए जाएंगे। हजारों प्रकार के कंपाउंड्स हैं। ये क्या है? ये क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स है। और एंड लिखा है और नहीं लिखा है? एंड पोलर, मतलब दोनों चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए। साइज में छोटे हो ताकि वो घुल सके, और साथ में केमिकल नेचर कैसा हो? पोलर, तभी घुलेंगे वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। दोनों चीजें जस्टिफाई होंगी, क्योंकि लिपिड पर पोलर जस्टिफाई नहीं हुआ था, तो इसलिए वो इसमें नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं एंड लिखा है। यही धोखा दिया जाता है क्वेश्चन में। ऑप्शन में लिख देता है कि माइक्रोमोलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल, तो बच्चे को लगता है देख के कुछ ऐसा ही तो बताया था सर ने क्लास में। और नहीं है, ओ आर नहीं लिखा है यहां पर लिखा है एंड। मतलब इसमें मैं अगर ओ आर और लिख दूं गलत हो जाएगा, क्योंकि अकेला माइक्रो से जस्टिफाई नहीं होता। सारे माइक्रो इसमें नहीं है। एक माइक्रो लिपिड रिटेंटेट में चला गया था, तो पहले ही समझ लेना है। बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट है। ये सब इसमें पाए जाएंगे। क्यों घुल जा रहे हैं इसमें? कैसे कंपाउंड्स हैं? सिंपल शुगर्स है। छोटे वाली शुगर, पॉलीसैकेराइड तो बड़ी शुगर होती है, वो नहीं घुले थे। पर सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमाइनो एसिड्स सिंपल कंपाउंड है। न्यूक्लियोटाइड, ये छोटे कंपाउंड्स हैं जो सभी पोलर नेचर रखते हैं और इस एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जाएंगे। मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं। जो बच्चा पहली बार पढ़ता है, बिल्कुल 11th क्लास का बच्चा है, उसके लिए थोड़ा नई चीजें होती हैं। जैसे आपने इधर देखा प्रोटीन, आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे कंपाउंड्स को मिलाकर बने हुए हैं? अमाइनो एसिड्स। सो मल्टीपल अमाइनो एसिड्स टुगेदर फॉर्म प्रोटीन्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर स्मॉल कंपाउंड्स, और इन न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा ही क्या बनेंगे? इन न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा ही बनेंगे क्या? न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए। तो डीएनए आरएनए को कौन बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर स्मॉल कंपाउंड and hundreds of nucleotides together form DNA or RNA. Amino acids are small compounds and hundreds of amino acids may associate together to form protein. तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड एक छोटी यूनिट है, छोटा कंपाउंड है, वो घुलेगा। पर न्यूक्लिक एसिड बड़ा कंपाउंड है, नहीं घुलेगा। एमाइनो एसिड छोटा कंपाउंड है, छोटी यूनिट है, घुलेगा। पर उसी से मिलकर जब बड़ा कंपाउंड बन जाएगा प्रोटीन, तो नहीं घुलेगा। सिंपल शुगर छोटी यूनिट है, वही मल्टीपल यूनिट जुड़कर पॉलीसैकेराइड बना देगा, तो नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों कैटेगरी आपको एक्सप्लेन कर दी, रिटेंटेट की भी और फिल्ट्रेट की भी। ये दोनों बहुत बढ़िया से इसको टिप्स पर लेना है एकदम, कि डायग्राम से सवाल बने, किसी प्रकार के कंपाउंड के बारे में। ज्यादातर जो धोखा दिया जाता है वो लिपिड पे दिया जाता है। अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको होल्ड करके रखना है अच्छे से। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है यहाँ जनरल सिंपल पॉइंट में। क्या कहता है एनसीईआरटी? कि सेल में आपने जो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड खोज लिए, इन कंपाउंड्स में जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वही क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। यही तो नाम है ना चैप्टर का। इसका मतलब इस चैप्टर का टारगेट सेल के कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहां पर ये
बायोमोलिक्यूल्स, इसलिए ये टर्म आया, किसके लिए आया, क्लियर कर दिया एकदम सिंपल पॉइंट। क्या सेल्स के अंदर इससे अलग नॉन कार्बन कंपाउंड भी पाए जाएंगे? पक्का मिलेंगे जी, सारे कार्बन कंपाउंड थोड़े ही हैं, नॉन कार्बन कंपाउंड भी मिलेंगे। वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, NH3 मतलब अमोनिया, ये नाइट्रेट NO3 माइनस, सल्फेट SO4 माइनस माइनस आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सब सेल्स में अपने अपने रोल प्ले करते हैं। अमोनिया, नाइट्रेट, सल्फेट और भी बहुत सारे ऐसे आयन्स होंगे, इनमें यहाँ इस समय आपको कोई कार्बन का एसोसिएशन नहीं दिख रहा है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आल्सो हैव इंपॉर्टेंट रोल। ऑल्सो फाउंड इन एसिड इनसोल्युबल। तुरंत आपका सवाल आएगा कि ये जो इनऑर्गेनिक वाले आप बोल रहे हो, तो उधर तो आपने बायोमोलिक्यूल में तो दो हिस्से कर दिए, रिटेंटेट और फिल्ट्रेट में। ये जो इनऑर्गेनिक वाले हैं ये किस में जाएंगे? ये भी छोटे और आयनिक कंपाउंड्स हैं, चार्ज दिख रहा है आपको इन पर, या कंपाउंड का साइज छोटा है, ये भी एसिड सोल्युबल फ्रैक्शन में जाएंगे। दे ऑल्सो गो इन एसिड। हाँ, ये करेक्शन क्या है, ये घुलेंगे सब पानी में, और ये सब घुलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर भी। दे आर ऑल्सो फाउंड इन एसिड सोल्युबल फ्रैक्शन। उधर तो केवल 4 ही थे ना, पहले कह दिया कि उधर 4 है केवल, तो ये यहाँ पर ये सब एसिड सोल्युबल फ्रैक्शन के अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब हमने बायोमोलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन ले लिया, उसका डिवीजन कर दिया, इनऑर्गेनिक की भी बात कर दी। फिर यहाँ आगे पॉइंट क्या जाता है, एनसीईआरटी कहता है एलिमेंटल एनालिसिस हो सकता है। अभी तो बात हो रही थी कंपाउंड के लेवल पर, अब हम जानना चाहते हैं वो कंपाउंड किन किन एलिमेंट के बने हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने अगेन थ्योरी लिखी है, मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। एनसीईआरटी कहता है कोई प्लांट टिश्यू ले लो जैसे पत्तियां, या कोई एनिमल टिश्यू ले लो जैसे पहले एग्जांपल लिया था लीवर का, इसका वजन कर लो, हमें क्या मिलेगा, इससे फ्रेश वेट प्राप्त होगा। फिर इसको ड्राई करो, सुखा दो बिल्कुल, इसमें से पानी गायब कर दो, ड्राई करते चले जाओ इसको। अलग अलग मेथड से लैब में भी ड्राई कर सकते हैं, सन से भी ड्राई कर सकते हैं, सन में जरा टाइम ज़्यादा लगेगा। फ्रेश वेट को, निश्चित सी बात है जब उसमें पानी था तो वजन ज़्यादा था, ड्राई वेट होगा तो वजन कम हो जाएगा। ड्राई वेट जो है उससे वाटर लॉस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका कंबशन करेंगे। कंबशन करने के बाद, जलाने के बाद क्या होगा, इसमें से बहुत सारे कार्बन कंपाउंड के ऑक्साइड बन जाएंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वेपर के साथ वाटर वेपर के रूप में चला जाएगा। कुछ सल्फर वगैरह के भी ऑक्साइड, अदर ऑक्साइड जैसे सल्फर ऑक्साइड वगैरह भी धुएं में जा सकते हैं। ये सब ऊपर जो जा रहे हैं ये ऊपर धुएं में चलेंगे। नीचे क्या बचेगी, राख, ऐश। ये जो राख बचेगी इसका केमिकल एनालिसिस करने पर पता चलेगा कि इसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे हमने कहा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है, सिंबल लिखे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम। तो इसका मतलब यहां से आपको ये, तो इसके राख के एनालिसिस से मिल गया। आप धुएं के, ये जो स्मोक जा रहा है यहां से धुआं जा रहा है, इस धुएं का भी सैंपल ले सकते हैं और इसका भी केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कार्बन के ऑक्साइड है, इसमें वाटर वेपर H2O है, इसमें मैंने कहा जैसे अदर ऑक्साइड, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया, वो मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा में, अदर ऑक्साइड है, कुछ और भी हो सकता है, मतलब जैसे सल्फर के ऑक्साइड है। तो ये सब आपको इसकी केमिकल एनालिसिस से पता चलेगा। तो एक तो ये केमिकल एनालिसिस आ गई। इसमें एक मेन पॉइंट जो क्वेश्चन बनता है, आगे तक काम आता है, वो है कि ये फ्रेश वेट और ड्राई वेट का क्या चक्कर है। ड्राई वेट इज कंसिडर्ड मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि वाटर का कंटेंट वेरिएबल होने से, क्योंकि आप तो परसेंटेज वेट पे निकालोगे ना, वहां जो रिजल्ट आया उसमें कितना अमाउंट मिला, वो अमाउंट आप किस पर अप्लाई करोगे, ओरिजिनल सैंपल पर, कि इसमें से इतनी परसेंट इसकी। तो ड्राई वेट में वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि इसका पानी गायब हो चुका है। जैसे अब मेरा वजन है, अगर मैं 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लूं तो इससे तो मेरा वजन बढ़ गया, लेकिन ये फर्जी वजन है। थोड़ी देर में यूरिनेशन के साथ, स्वेटिंग के साथ
ये वजन गायब हो जाएगा। इट मीन्स पानी का जो वजन होता है वो ऑर्गेनिक कंटेंट का एक्चुअल वजन नहीं है, उसके अंदर जो उसके कंपाउंड्स हैं पानी को छोड़ के उनको रहने दो। हाँ, उस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो बाद में वेपर बना दे तो अलग इशू है, पर कोशिश ये करो कि एनालिसिस के समय पानी ना बचे ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो एक्यूरेट आए। इसका मतलब जो ड्राई वेट होता है वो मोर एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें पानी की परसेंटेज की वजह से वेरिएशन नहीं आता है। तो इससे हमें अलग अलग कंपाउंड्स पता चल गए और एलिमेंट्स पता चल गए, और एनसीईआरटी इनके टेबल देता है आगे, उसकी भी जानकारी हम लेंगे।